दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन 12। दोस्तों इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस दी गई हैं कि अगर आपका केस इन कंडीशंस के अंडर आता है तो आप अपनी मैरिज को खत्म करके अपना सिंगल स्टेटस वापस पा सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, क्योंकि जैसे आप डाइवोर्स फाइल करते हैं तो उसके बाद जो है आपका स्टेटस हो जाता है डाइवोर्सी का, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही जो है आगे आप रीमैरिज वगैरह करते हैं, मतलब डाइवोर्सी का जो है हमें स्टैंप लग जाता है हमारे ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर आपका जो है केस वो सेक्शन 12 के अंडर आता है तो दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझनी कि आप अपना सिंगल स्टेटस वापस पा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, हम हर एक कंडीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हों, कोई भी पॉइंट ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम रोजाना आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इसके अंडर दोस्तों 4 कंडीशंस दी गई हैं जिससे आप अपनी मैरिज जो है वो वॉइडेबल घोषित कर सकते हैं और अपने सिंगल स्टेटस को वापस पा सकते हैं। वॉइडेबल मैरिजेस हम समझ लेते हैं दोस्तों कि आप कोई भी मैरिज वॉइडेबल कैसे करेंगे घोषित, यानी कि जब वो मैरिज हुई वो पहले तो वैलिड थी और कोर्ट में आपने पिटीशन फाइल करी, उसके बाद आपने ये बताया कि इस कंडीशन के अंडर मेरा केस आता है तो इससे मेरी मैरिज जो है वो वॉइड घोषित करा दी जाए, तो फिर आपकी मैरिज जो है वो उसके बाद वॉइड घोषित हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं वॉइडेबल मैरिज, यानी कि पहले से तो वो वैलिड थी लेकिन आपने कोर्ट में जाकर उसको वॉइड घोषित करा दिया, यानी कि शून्य घोषित करा दिया, तो उसे हम कहते हैं वॉइडेबल मैरिज। तो सेक्शन 12 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिससे कि आप अपनी मैरिज को वॉइडेबल घोषित करा सकते हैं। पहली कंडीशन है कि अगर आपका पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ कोई भी, अगर वो नपुंसक है तो आप जो है इस ग्राउंड को यूज करके आप अपनी मैरिज को वॉइड घोषित करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपकी केस में, आपकी मैरिज के केस में सेक्शन 5 के क्लॉज 2, यानी कि सेक्शन 5 के जो सब पॉइंट है सेक्शन 2, उनमें से किसी भी पॉइंट का उल्लंघन हुआ है तो भी आप इसको एज अ ग्राउंड फॉर वॉइड मैरिज को यूज कर सकते हैं। अब इन 3 कंडीशंस को समझ लेते हैं कि सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में क्या दे रखा है, ताकि आपको किसी और वीडियो में ना जाना पड़े। वैसे मैंने सेक्शन 5 पे डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके उससे सेक्शन 5 को भी देख सकते हैं। यहाँ हम सेक्शन 5 के सिर्फ पॉइंट 2 को डिस्कस करेंगे, वो है इनसैनिटी, यानी कि पागलपन। अब इसमें दोस्तों 3 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है कि अगर आपके पार्टनर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इस कदर से ठीक नहीं है तो वो कि अपने विवाह के टाइम पर, शादी के टाइम पर वो सहमति देने में असमर्थ था। दूसरी कंडीशन है कि उसने सहमति तो दी थी शादी के लिए, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति इस तरह से खराब है कि वो यौन संबंध बनाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से आगे बच्चा पैदा करना असंभव है, यानी कि वो अपने वैवाहिक जीवन को संपूर्ण तरीके से नहीं निभा सकता है या निभा सकती है। तो ये भी आपका एक ग्राउंड है इस चीज का। तीसरी कंडीशन है कि अगर आपके पार्टनर को बार बार मेंटल शॉक्स पड़ते हैं, यानी कि पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये है सेक्शन 5 की 3 कंडीशंस जिनके अंडर आप अपनी मैरिज को वॉइडेबल घोषित करा सकते हैं। तीसरी कंडीशन है अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है, किसी भी तरह की चीटिंग हुई है, किसी भी तरह से फोर्सफुली आपको शादी के लिए सहमति आपकी ली गई है या आपकी फोर्सफुली शादी कराई गई है, तो इसको भी आप एज अ ग्राउंड यूज कर सकते हैं अपनी शादी को वॉइड कराने के लिए, वॉइड घोषित कराने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि किस तरह से आपके साथ फोर्सफुली, आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड करके आपकी शादी की गई। तो यहाँ ये सब आपको अच्छा सा लॉयर अपॉइंट करके यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा, तब आपका जो है सिंगल स्टेटस आपको वापस मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों चौथी कंडीशन आती है हस्बैंड के लिए कि अगर आपकी वाइफ जो है, किसी भी हस्बैंड की वाइफ जो है वो एट द टाइम ऑफ मैरिज किसी और के द्वारा प्रेग्नेंट थी और आपको इस बात की खैर खबर नहीं थी, तो इसके ग्राउंड के उस बेसिस पर भी आप अपनी आप सेक्शन 12 डाल सकते हैं। यहाँ दोस्तों कोर्ट जो है वो 3 चीजें देखती हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि आप इससे अनजान थे, हस्बैंड इससे अनजान था कि जो है इसकी वाइफ वो किसी और के थ्रू प्रेग्नेंट है। दूसरी कंडीशन ये देखी जाएगी, कोर्ट जो देखती है कि ये जो आपका हिंदू विवाह अधिनियम का एक्ट है ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 18 मई 1955 में। अब जब ये एक्ट लागू हुआ था, अगर इससे पहले की मैरिज है
तो कोर्ट ये देखेगी कि जब इस एक्ट को लागू हुए 1 साल हो गया हो, इसके दौरान ही आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं इसकी सेक्शन 12 की। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी मैरिज जो है वो 18 मई 1955 के बाद की है, तो आप अपने मैरिज के दौरान 1 साल तक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपके इसमें सेक्शन 12 का, कि आपकी मैरिज के होने के 1 साल तक ही आप सेक्शन 12 डाल सकते हैं। अगर 1 साल बीत चुका है आपकी शादी को, उसके बाद आप सेक्शन 12 डाल रहे हैं, तो आपकी कोर्ट आपकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो बोलेगी कि आपको 1 साल तक आपको पता नहीं चला, तो इसलिए इसमें ड्यूरेशन दे रखी है 1 साल। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें कि अगर आपकी शादी हुई है और आपका केस किसी भी तरह से इसमें लाई करता है, तो आप अपनी शादी के 1 साल तक ही सेक्शन 12 डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जो हस्बैंड के केस में जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है किसी और के थ्रू, इस केस में कोर्ट ये भी देखती है, तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जब आपको पता चला कि आपकी वाइफ इस तरह से प्रेग्नेंट है किसी और के थ्रू, और जब आपने पिटीशन फाइल करी, तब तक उस दौरान कोई फिजिकल रिलेशनशिप तो नहीं बना है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो ये चीज़ भी कोर्ट देखेगी। कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनना चाहिए, वरना आपका जो है आप केस हार जाएंगे, आपका ये पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये चीज़ें कोर्ट देखती है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करी सेक्शन 12 के अंडर सारी कंडीशंस के किस बेसिस पर, किस ग्राउंड के बेसिस पर आप अपनी शादी को वॉइडेबल घोषित करा सकते हैं, आप अपना सिंगल स्टेटस वापस पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप ड्यूरेशन का ज़रूर ध्यान रखें, वो है 1 साल, यानी कि आपकी शादी को हुए 1 साल के दौरान ही आपको ये पिटीशन फाइल करनी है। अगर 1 साल बीत गया आपकी शादी को, तो फिर आप ये पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें एक बात आपको और ध्यान देनी है, अगर आप सेकंड मैरिज के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो पहली मैरिज है उसकी नलिटी की डिग्री पहले कोर्ट से लेनी पड़ेगी। पहले कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये जो आपकी शादी है ये वॉइडेबल है। इसको वॉइड घोषित कराने के बाद ही, नलिटी की डिग्री लेने के बाद ही आप सेकंड मैरिज के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी सेक्शन 12 के बारे में। अगर ये जानकारी आपकी यूजफुल हो, आपके काम आई हो, तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए आगे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।